Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज ये सीए न्यू सिलेबस पे ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि सीए इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन के लिए क्या-क्या चीजें चेंज की है और कैसे रोड मैप होगा आपके सीए बनने का, और मैंने टाइम लिमिट भी पहले वीडियो में बताया था। तो अगर आपने वो पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो पहले जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप ये सेकंड वीडियो मेरी देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटरमीडिएट लेवल और उसके आगे लेवल के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, आर्टिकलशिप के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में, और उसके अलावा फाइनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ने क्या चीजें चेंज की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इंटरमीडिएट लेवल के लिए क्या किया इंस्टीट्यूट ने, कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल पे 3-3 पेपर ही होंगे हर ग्रुप में। यानी पहले इंटरमीडिएट में टोटल 8 पेपर्स होते थे, जिसके लिए अब सिर्फ और सिर्फ 3 पेपर ही सीए इंटरमीडिएट में होंगे। उसके लिए देखिए, इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि जो आपकी अकाउंटिंग की पेपर पहले चलती थी, ग्रुप 1 में एक अकाउंटिंग और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग, इन दोनों को मर्ज करके इंस्टीट्यूट ने सीधा-सीधा एडवांस अकाउंटिंग का पेपर ले आ दिया है। ठीक है? इस एडवांस अकाउंटिंग में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि ये अब आपके लिए थोड़ा-सा, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा टफ हो चुका है अकाउंट्स का पेपर। मैं अगर फ्रैंकली ये कहूँ तो यही हुआ है, क्योंकि देखिए आप पहले क्या करते थे, पहले 100 मार्क्स के लिए ग्रुप 1 में अकाउंट्स पढ़ते थे, फिर वही 100 मार्क्स के लिए ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट पढ़ते थे। इंस्टीट्यूट ने आपके सिलेबस को कम नहीं किया है, अकाउंट्स की कुछ चीजों को फाउंडेशन में शिफ्ट किया है, और जो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंटिंग थी वो दोनों को मर्ज कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। तो अब 100 नंबर के लिए आपको अकाउंट्स के पेपर में थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर लॉ में पहले आप पढ़ते थे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, तो जो अदर लॉस थे वो इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। उसके जगह पे सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा 100 मार्क के लिए कॉर्पोरेट लॉ। और ये भी कॉर्पोरेट लॉ आपको जो आप पढ़ते थे पहले इंटरमीडिएट में कुछ पोर्शन और कुछ पोर्शन फाइनल लेवल में पढ़ते थे, वो दोनों हट करके अब इंटरमीडिएट में ही सारी चीजें आ गई हैं कॉर्पोरेट लॉ की। यानी आप जब इंटरमीडिएट क्वालिफाई करोगे तब तक आपको कंपनीज एक्ट के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, जिसके लिए पहले आपको फाइनल तक का इंतजार करना पड़ता था। उसके अलावा पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग थी, जो कि अभी भी इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखा है, जिसको कॉस्टिंग प्यार से कहते हैं। टैक्सेशन का पेपर एज इट इज है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ऑडिट का पेपर और एज इट इज है। हाँ, एक मेजर चेंज आया इंस्टीट्यूट ने इंटरमीडिएट लेवल पे किया है। वो मेजर चेंज ये है, पहले स्टूडेंट ईआईएस एंड एसएम पढ़ते थे, जिसको आईटी भी कहते हैं, आईटी एंड एसएम वो पढ़ते थे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक फॉर फाइनेंस, ये दो पेपर पहले इंस्टीट्यूट पढ़ते थे। इन दोनों पेपर को हटा करके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही आपके लिए रखा है, 50-50 मार्क्स ईच। ठीक है, यानी ईआईएस जो आपका था उसको इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। बहुत से लोगों का पेन होता था कि हम लोग को क्यों आईटी पढ़ाया जाता है, आईटी में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो बिंगो, आपके लिए, आपकी बातों को इंस्टीट्यूट ने सुना है, उसके लिए लाइक जरूर करें, एक लाइक बनता है। तो ये इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दिया है। आगे चलते हैं। जब आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लोगे तो आपको सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कुछ देने पड़ेंगे, जिसमें आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है और ऑनलाइन ही एग्जाम देकर के क्वालिफाई उसको करना होगा। ये आपको कब करना है, ये मॉड्यूल आपको करना है आफ्टर क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड बिफोर राइटिंग फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम के पहले आपको ये चीजें करना है। इट मींस वी कैन इंटरप्रेट दिस एज कि आपको ये सारी चीजें आर्टिकलशिप के दौरान करनी है। वी कैन टेक दिस लिबर्टी कि आप ये चीजें आर्टिकलशिप के दौरान कर सकते हो। तो ये चीजें आपको करना है, जिसमें टोटल 4 सेट्स आपको मिलेंगे। 4 सेट में सेट ए इज कंपलसरी, एज यू कैन सी हियर। सेट बी इज कंपलसरी, सेट सी और डी में कुछ आपको कैटेगरीज दी है, जिसमें से कि आपको एनी वन आपको चूज करना है। सेट ए में अगर मैं देखूं तो क्विकली अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने कहा था ना कि इंटरमीडिएट से इकोनॉमिक लॉ हट करके इसमें आ चुका है सेल्फ पेस में। तो आपको फेमा पढ़ना होगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ना होगा, पीएमएलए एक्ट पढ़ना होगा, कंपटीशन एक्ट पढ़ना होगा, सिक्योरिटाइजेशन पढ़ना होगा, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट सरफासी पढ़ना होगा, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक्ट एंड प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट। ये आपको सारे के सारे एक्ट पढ़ने होंगे इकोनॉमिक लॉ के, क्योंकि ये सेट ए में कंपलसरी है। उसके बाद सेट बी, सेट बी में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो कि पहले फाइनल लेवल की कॉस्टिंग होती थी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जो जिसको एससीएमपी कहते थे हम लोग। इसको अब इंस्टीट्यूट ने सेल्फ पेस मॉड्यूल में डाल दिया है, यानी आपको खुद से इसको पढ़ाई करके इसका एग्जाम आपको देना होगा। डोंट वरी, आई डोंट थिंक ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, या फिर खुद से एग्जाम देने के लिए आप लोग को पता है कि कैसे पास करना है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे ज्यादा इस पर कुछ कहना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ये आपको कंपलसरी सब्जेक्ट में पढ़ना है।
है सेट बी में। फिर सेट सी में आपको कोई भी एक स्पेशलाइजेशन आपको करना होगा, इलेक्टिव लेना होगा। जैसे पहले हम लोग फाइनल में लेते थे ना पेपर नंबर 6 में 5-6 इलेक्टिव थे, उसी तरह से यहाँ पे आपको कोई एक इलेक्टिव चूज करना होगा। देन सेट डी, उसमें आपको क्या करना है, ये सेट डी इंस्टीट्यूट ने, मैं अपनी पिछले वीडियो में जो कह रहा था वो इसी के रेफरेंस में कह रहा था कि अब आपको एक बहुत अच्छे कोर्स में आप इनरोल होने जा रहे हो, तो मतलब अपने आप को आप एक सुपरमैन भी कह सकते हो इस को पढ़ने के बाद। वो कैसे ना, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, हम लोग सिर्फ फाइनेंस, ऑडिट, टैक्स, लॉ यही सारी चीजें पढ़ते थे और दुनिया की चीजों से हम लोग अलग रहते थे। हो सकता है किसी का मतलब किसी का इंटरेस्ट किसी स्टूडेंट का हो कि आपको आपके संविधान के बारे में जानना है, किसी का इंटरेस्ट हो कि साइकोलॉजी में वो बहुत अच्छा है, उसको साइकोलॉजिकल चीजें पढ़नी अच्छी लगती है, किसी का इंटरेस्ट हो जो कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हमारे इंडिया के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कैसे स्टार्टअप कैसे वर्क करती है, कैसे फंडिंग होती है, उसके लिए आपको चीजें पढ़ना हो, एमएसएमई के बारे में जानना हो, या फिर आपको कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी हो, कम्युनिकेशन में किस तरह से क्या-क्या चीजें हैं जो कि आपकी इंटरमीडिएट और ये फाउंडेशन के सिलेबस से हटा दिया गया है, वो यहाँ लाया गया है, या फिर कुछ लोगों को फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो ये पांचों सब्जेक्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि ये सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या इंस्टीट्यूट को इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। अपने सजेशन जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप दें। नेक्स्ट, फाइनल लेवल, इंस्टीट्यूट ने फाइनल लेवल पे क्या चेंजेस किए हैं। फाइनल लेवल पे बहुत बड़ा चेंज आया है, और वो चेंज ये है कि जो पहले हम लोगों को 8 पेपर देने होते थे, 4 ग्रुप 1 4 ग्रुप 2 में, उसमें इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 6 पेपर कर दिए हैं। वो 6 पेपर कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डोंट वरी घबराने की जरूरत नहीं, ये एसएफएम ही है। कुछ चीजें इंस्टीट्यूट इसमें बढ़ा घटा सकता है कंटेंट में, तो वो हम लोग तब देखेंगे जब इंस्टीट्यूट अपना मॉड्यूल ले आएगा। उसके बाद एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, उसके बाद जो पहले हम लोगों का होता था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसको इंस्टीट्यूट ने, जैसा प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि सेल्फ पेस मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट उसको ले आया है। उसके बाद अपना एससीएमपी जो कॉस्टिंग का सब्जेक्ट होता था, वो भी सेल्फ पेस मॉड्यूल में चला गया है, ऑनलाइन आपको पढ़ना होगा। डायरेक्ट टैक्स लॉ, इंटरनेशनल टैक्सेशन एज इट इज है, और इनडायरेक्ट टैक्स लॉ भी एज इट इज है। ये फाइनल के आपके सब्जेक्ट्स हो गए। ऑलराइट, अब उसके बाद नेक्स्ट, जो एक सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट ने आपको ये छठवां सब्जेक्ट दिया है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट नेम इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। इट मींस कि अब आपको पूरी चीजों की एक बार में नॉलेज होगी। यहां पे क्या आपको मिलने वाला है? मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि जो आप इंटरमीडिएट लेवल पे एसएम पढ़ते हो, उसकी एप्लीकेशन यहां पे आपको दिखाई जाएगी, और साथ साथ में आपको मल्टी डिसिप्लिनरी केस बताया जाएगा। उस केस में सारी चीजों को इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, आपकी ओवरऑल नॉलेज की टेस्टिंग यहां पे होगी। तो मार्क माय वर्ड्स कि ये आपके लिए मे बी चैलेंजिंग हो सकता है, और होगा भी चैलेंजिंग, लेकिन जब आपका अगर मन इस सब्जेक्ट में लग जाएगा ना, तो ये सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो कि मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया है और उसकी क्या रिलेवेंसी है। अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन एंड एग्जामिनेशन। क्या प्रोसेस होगा कि आप एक सीए के कोर्स में एनरोल कैसे हो सकते हैं, हर स्टेप पे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले आपको फाउंडेशन लेवल के लिए क्या करना होगा, कि अब मैं सिर्फ आपको प्रपोज स्कीम के ही बारे में जनरली बताऊंगा, जहां पे मेजर चेंज होगा वहां मैं कंपेयर करूंगा। देखिए, अब आपको क्या करना होगा, 10th पास करने के बाद आप एडमिशन करा सकते हो बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ, प्रोविजनल अपना मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन की वैलिडिटी पहले क्या होता था कि आप एक बार करा लेते हो, तो जब तक फाउंडेशन एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, वो आपकी अनलिमिटेड वैलिडिटी रहती थी, लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने 4 इयर्स की वैलिडिटी दे दी है। जिस दिन आप रजिस्टर कराओगे, उससे 4 साल के अंदर में आपको फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इंस्टीट्यूट ने दोबारा फाउंडेशन का मतलब रूट नहीं दिया, फिर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हो, जिसकी चर्चा हम लोग आगे अपने इस वीडियो में करेंगे। तो फाउंडेशन आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 4 साल के ही अंदर में क्लियर करना है, जो कि वो हो जाएगा। बी पॉजिटिव। उसके बाद आपको फाउंडेशन एग्जाम आप कब दे सकते हो? आप फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो 12th पास करने के बाद। 12th पास करने के बाद आप फाउंडेशन का एग्जाम दोगे, मिनिमम 4 मंथ की आपकी स्टडी पीरियड होने चाहिए, उसके बाद फिर आप फाउंडेशन एग्जाम दे दोगे। पहले इंस्टीट्यूट ये कहता था कि आपको 1 जनवरी 1 जुलाई तक ये करना है, वो करना है, ये सारी मतलब जो लिमिटेशन है वो हटा करके सीधा इंस्टीट्यूट ने ये कहा है कि जो भी फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम मंथ का फर्स्ट डे, वहां पे आपका 4 मंथ की स्टडी पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूट ने इसलिए कहा है ताकि अगर इंस्टीट्यूट ले आता है मोर देन 2 एग्जाम्स, अगर ले आता है, तो उस केस में आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट इस बात को सोच रहा है कि आपको साल भर में 2 से ज्यादा एग्जाम इंस्टीट्यूट कराए, मे बी 3 या 4 एग्जाम इंस्टीट्यूट कराए। ठीक है।
उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल में आप कैसे जाओगे? इंटरमीडिएट लेवल पे जाने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है फाउंडेशन आप पास करते हो, फिर इंटरमीडिएट जाते हो। दूसरा ये होता है कि अगर आप फाउंडेशन पास नहीं करना चाहते हो, आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आना चाहते हो, तो अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अदरवाइज़ आपको 60% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अब आपको 5 इयर्स तक का रजिस्ट्रेशन आपको मिलेगा इंटरमीडिएट लेवल के लिए। उसके बाद फिर रीवैलिडेशन आपको कराया जा सकता है एक बार। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने वर्ड लिखा है रीवैलिडेशन विथ प्रिस्क्राइब फीस परमिटेड वंस। अब ये वंस का क्या मतलब है? यहाँ पे हम लोग ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या ये इंस्टीट्यूट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप 5 साल में पास कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पास करते हो तो एक बार और 5 साल तक के लिए आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम देने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। अगर आप टोटल 10 साल में भी इंटरमीडिएट नहीं पास कर सकते हो, तो इंस्टीट्यूट शायद ये कहना चाह रहा है कि सीए के लिए फिर आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। 10 साल में आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज बंद है। अगर प्लेन वनीला में इसको अगर पढ़ूं तो ये यही इंटरप्रिटेशन लिख करके आती है, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट अपने जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट ले आएगा तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट देगा। एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी फॉर अपीयरेंस इन एग्जामिनेशन। तो अब आपको इंटरमीडिएट एग्जाम में जाने के लिए अगर आप फाउंडेशन से हो तो फाउंडेशन के बाद आप 8 मंथ की स्टडी करोगे, आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे सकते हो। लेकिन डायरेक्ट एंट्री से अगर आप हो तो आपको अब क्या करना होगा? पहले क्या होता था डायरेक्ट एंट्री में कि आपको फाउंडेशन एग्जाम देने के लिए 9 मंथ की आपको आर्टिकलशिप करनी होती थी, जिससे अब इंस्टीट्यूट ने आपको मुक्ति दे दी है। आपको 9 मंथ की आर्टिकलशिप अब नहीं करना है। आप सीधा ग्रेजुएशन करने के बाद 8 मंथ की स्टडी पीरियड का आप टाइम लोगे, अपनी पढ़ाई करोगे और इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को आप क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है? इसमें एक और कैच है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, आप वीडियो पॉज करके चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। वो कैच ये है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने लिखा है कि अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन अभी आप कर रहे हैं, ऑन गोइंग है, तो आप प्रोविजनल अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। उस केस में क्या होगा कि जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन कराया उस दिन से ही आपका 8 मंथ का ड्यूरेशन चालू हो जाएगा। हो सकता है ग्रेजुएशन के दौरान ही आपके पास इतना टाइम मिल जा रहा है कि आप इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सकते हो, सी इंटरमीडिएट, तो आप ग्रेजुएशन के दौरान ही रजिस्ट्रेशन करा लो इंटरमीडिएट के लिए, और आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जैसे ही आप ग्रेजुएशन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आप जाकर के इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएट पास होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएगा और आपका 8 मंथ टेन्योर भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? 8 मंथ टेन्योर भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में बैठने के दौरान आपके पास मिनिमम 55 या 60% मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसा कि वो प्री रिक्विजिट कंडीशन है। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल लेवल के लिए कि फाइनल लेवल के लिए कैसे आपको एडमिशन लेना और एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, फाइनल लेवल में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद फिर फाइनल में एडमिशन लेने के लिए आपको इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लेना है और कंप्लीट कर लेना है आईटीटी और ओरिएंटेशन, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि उससे ये आपको एडमिशन लेने से पहले आईटी और ओरिएंटेशन कंप्लीट करना है। फाइनल की वैलिडिटी क्या रहेगी रजिस्ट्रेशन की? 10 इयर्स की वैलिडिटी रहेगी, जिसके बाद फिर रीवैलिडेशन का ऑप्शन इंस्टीट्यूट आपको देता है। एग्जाम में बैठने से पहले आपको क्या करना होगा? फाइनल एग्जाम में आपको सबसे पहले आपको एडवांस आईटीटी और एमसीएस कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम में बैठने से पहले। ठीक है? एडवांस आईटीटी एंड एमसीएस। उसके बाद फिर एग्जाम में आप कब बैठ सकते हो? जब आपने अपनी 2 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है, कंप्लीशन के डेट से 6 मंथ और आगे आपका बीत चुका है, यानी टेक्निकली 2.5 ईयर बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो। आर्टिकलशिप से 2.5 ईयर मतलब 2 साल आर्टिकलशिप के और उसके बाद के 6 महीने का आपको स्टडी पीरियड अलाउ किया जाता है। उस तब आप एग्जाम में बैठ सकते हो, और जो आपका जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मोड में एग्जाम था, जो चारों सेट था, वो चारों सेट आप क्वालिफाई कर चुके होने चाहिए। इतनी क्राइटेरिया है आपको फाइनल में बैठने से पहले, ये आपको फुलफिल करने होंगे। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं कि कितने पेपर आपके हैं और क्या क्या टाइम लगने वाला है, अगर मैं इसको समराइज करना चाहूं तो देखिए, अभी फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होंगे, इंटरमीडिएट में आपके न्यू सिलेबस में 6 पेपर होंगे, 3 पेपर इन ईच ग्रुप, और सेम गोज फॉर फाइनल में भी 6 पेपर होंगे। एग्जामिनेशन आपके साल में 2 बार होंगे, जो कि प्रपोज्ड है कि साल में 3 बार भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने अपने पीपीटी में ही लिखा है कि 3 इयर्स आफ्टर सिस्टम्स आर इन प्लेस, यानी कि 3 बार भी एग्जाम इंस्टीट्यूट करा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें आप इंस्टीट्यूट को, रिक्वेस्ट करें कि इंस्टीट्यूट इस और भी ध्यान दे, इसी दौरान ध्यान दे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ला रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसमें ही 3 साल की प्रोविजन भी फाइनल अनाउंसमेंट में ले आ दे।
तो ये आपको करना होगा। उसके बाद फिर मीडियम हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में ही एग्जाम दे सकते हो। अभी तक वीडियो को आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और जहां नहीं आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा या फिर कोई और भी आपको उस कमेंट में बता देगा। ये देखिए, अब इंस्टीट्यूट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कदम उठाया है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि एक शाउट आउट इंस्टीट्यूट को बनता है। वो शाउट आउट क्यों बनता है? पहले सिर्फ कुछ ही सब्जेक्ट्स में एमसीक्यू होते थे, बट निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। तो एक प्लस एक निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपके लिए है। प्लस पॉइंट ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में इंस्टीट्यूट ले आना चाह रहा है एमसीक्यू, बट 0.25% निगेटिव मार्किंग के साथ। यानी कि अब आपको, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एमसीक्यू के, लेकिन जो पहले आप वो कर देते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आप नहीं अब कर सकते हो। आपको अगर शो शॉर्ट हो तो ही आपको लगाना है, अदरवाइज 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ये इंस्टीट्यूट ने अपने इसमें किया है कि आपको नए स्कीम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट एक चीज और आपको बता रहा है कि यहाँ पे देखिए, ओपन बुक या रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक पैटर्न ऑफ असेसमेंट आपको ले आएगा। यहाँ पे भी देखिए एक एम्बिग्यूटी है, क्या ये ओपन बुक सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही आएगा जैसे कि हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम में फाइनल में देखते हैं वो, या फिर हर एग्जाम में ओपन बुक आएगा? यहाँ इंस्टीट्यूट आपको क्लियरेंस देगा। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज ये भी लिखा हुआ कि रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक। उसका क्या मतलब मेरे हिसाब से बनता है कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट आपको कुछ पेपर में ही ओपन बुक दे, या फिर हो सकता है कि कुछ मटेरियल इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब करे कि आप यही यही चीज ले जा सकते हो। तो ये टाइम विल टेल कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद देखिए, पासिंग परसेंटेज में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत ही मेजर चेंजेस किया है। फाउंडेशन के लिए क्या इंस्टीट्यूट ने किया है कि पहले आपको जो फाउंडेशन में पासिंग क्राइटेरिया था 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 50%, ये इंस्टीट्यूट ने बदल करके कर दिया कि अब आपको फाउंडेशन लेवल पे हर सब्जेक्ट में 50% आपको ले आना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली इंस्टीट्यूट ने लिखा है 50% इन ईच पेपर। अब वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हो कि 50% ईच पेपर। बाकी सारे में आपका इंस्टीट्यूट ने सेम किया हुआ है कि आपको सेम तरीके से पास करना है जैसे अभी चल रहा है, यानी 40% इंडिविजुअल पेपर में और 50% इन एग्रीगेट बाकी लेवल पे, लेकिन फाउंडेशन में 50% इन ईच पेपर। उसके बाद सेल्फ पेस मॉड्यूल में आपको क्या करना है, 50% आपको मार्क्स लेकर के आना है। सेल्फ पेस मॉड्यूल में भी जो एग्जामिनेशन होंगे वो आ जाएगा, उसके लिए उतना टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। एग्जामेशन, अ वेरी बिग चेंज इन एग्जामेशन। एग्जामेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि सबसे पहले आपको क्या होता था कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स ले आ देते हो तो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के लिए वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाता था। ऑलराइट, ये इंस्टीट्यूट ने अभी भी रखा है, सेम एज इट इज है कि अगर आप 60% मार्क्स किसी सब्जेक्ट में ले आ देते हो तो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट तक वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। चौथे अटेम्प्ट तक अगर आपने उस ग्रुप को क्वालिफाई नहीं किया तो वो एग्जामेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक, अब इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक सुविधा और क्या दी है, वो सुविधा ये है कि जब आप एक सब्जेक्ट में 60% मार्क्स ले आ देते हो तो या तो जो एग्जिस्टिंग ये सिस्टम चल रहा है वो ऑप्ट कर लो, या फिर आप 3 अटेम्प्ट के बाद जब आपका वो एग्जामेशन लैप्स करेगा तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट को हमेशा के लिए एग्जाम्प्ट करा दो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट आपको कभी भी देना नहीं पड़ेगा, चाहे आप 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट में वो ग्रुप क्वालिफाई करो। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहां पे आपसे इंस्टीट्यूट कहता है कि फिर आपको जो पासिंग क्राइटेरिया था कि 40% इन ईच सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट आपको ले आना रहता था, वो हट करके अब आपके जो बैलेंस सब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स ले आने पड़ेंगे। समझ रहे हो आप? वीडियो को पॉज करके मेरी बात को आप पढ़ सकते हो, जो मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि आपको अब एग्जामेशन का क्राइटेरिया दोनों ही दे दिया गया है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट के अंदर में पास कर ही लोगे तो गो फॉर इट, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मुझे अब पढ़ना ही नहीं है, एक बार एग्जामेशन आ गया अब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकता हूं, तो आप 50% वाला भी ऑप्ट इन कर सकते हो आफ्टर 3 सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स। ओके, आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो में एक बनाऊंगा पार्ट 3 ऑफ न्यू सिलेबस। उसमें मैं ये बताऊंगा कि आपकी आर्टिकलशिप के क्या रहेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, वेरी बिग एंड गुड न्यूज फॉर स्टाइपेंड आने वाली है, तो वो मैं उस वीडियो में रिवील करूंगा कि आपके स्टाइपेंड के क्या प्रोविजंस निकल करके आए। उसके बाद आपके लिए एक एग्जिट रूट इंस्टीट्यूट लेकर के आए ताकि जो बच्चे सीए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव रहेगा, ये भी इंस्टीट्यूट ने बताया, ये मैं बताऊंगा। और उसके बाद सीओपी की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई कि अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आपको एडिशनल क्या एक चीज करना होगा, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता करके चलूंगा। साथ ही आपको इस वीडियो के जो मैं कंटेंट यूज कर रहा हूं इंस्टीट्यूट का, ये कंटेंट की लिंक भी आपको मेरे पार्ट 3 के वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके आप जो भी आपको पूछना है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको जहां भी डाउट आ रहा है, या फिर आप मेरे तीसरे वीडियो तक वेट करिए, आप श्योरिटी देता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
और थर्ड पार्ट मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द विद इन 1 और 2 डेज आपको ये थर्ड पार्ट भी मिल जाए। ये 3 वीडियो की सीरीज होने वाली है, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।